एक कहानी शहरनामा जबलपुर से दिनेश चौधरी द्वारा हिंदी में लिखित और लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा अंग्रेजी में अनुदित किताब से एक कहानी, ये जिस्म सबकी आँख का मरकज़ बना हुआ। बड़े भाई जबलपुर के लोगों का पसंदीदा संबोधन है। अधिक आत्मीयता जतानी हो तो वह बड्डे हो जाता है। कायदे से ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को भी जबलपुर वालों को इसी बड़े भाई के संबोधन से बुलाना चाहिए, क्योंकि गोंडवाना से उनके भौगोलिक रिश्ते कुछ इसी प्रकार के रहे हैं। जैसे कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपना बिछड़ा हुआ भाई है। कुछ और भी हैं। बिछड़ने की शुरुआत कोई 10 करोड़ साल पहले हुई थी। शहरनामा की इब्तिदा करते हुए मैंने अर्ज किया था कि रात दिन भाग दौड़ करने वाले इंसान ही शहर के दिल का निर्माण करते हैं। बाकी जो जिस्म है वो दीगर चीज़ों से बनता है और वह वहाँ का भूगोल कहलाता है, जिसका एक अदद इतिहास भी होता है। आज इसी जिस्म या भूगोल पर कुछ कहने को जी चाहता है, जो दुनिया भर के लोगों की आंखों का केंद्र है। यूँ जबलपुर मुल्क के लगभग बीचों बीच है। देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु यहाँ के पास ही करौंदी में है। शायद इसीलिए शहर को केंद्र में रहने की आदत सी है। ओशो योगी ने इसे अध्यात्म का केंद्र बनाया। परसाई ने व्यंग्य का और ज्ञान रंजन ने हिंदी साहित्य में लघु पत्रिका की आंदोलन का। शहर को नर्मदा ने बसाया है। यहाँ की मिट्टी को अपनी पानी से नमी दी है और बेइंतहा हरियाली भी। यह बात यहाँ के बासिंदे भी जानते हैं और इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए नर्मदे हर के संबोधन से एक दूसरे का अभिवादन भी करते हैं। नर्मदा के जिक्र के बगैर इस शहर की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। नर्मदा के पानी ने इस शहर को कुछ वैसे ही संस्कार दिए जैसे गंगा ने बनारस को। नर्मदा की कहानी कोई 15 लाख साल पुरानी है। हालांकि इसका वास्ता हिमालय के निर्माण के साथ ही तय हो गया था। यह सपाट मैदान में नहीं भागती है, बल्कि अपना ज़्यादातर रास्ता जंगलों, पहाड़ों, घाटियों और खड्ड के बीच से होकर तय करती है। गहरी दरारों से होकर गुजरने के कारण यहाँ वहाँ फैलती नहीं है, बल्कि गंभीरता के साथ अनुशासित ढंग से आगे बढ़ती है। दूसरी ज़्यादातर नदियाँ पूरब की ओर जाती हैं, पर यह पश्चिम की ओर। लीक से हटकर कुछ अलग करने का हुनर यहाँ के लोगों में शायद इसी पानी की वजह से आया है। नर्मदा की तुलना सामवेद से की जाती है, जो कलाओं का वेद है। लोक कलाएं इस नदिया के किनारे खूब विकसित और समृद्ध भी हुई। वहीं नर्मदा, जो लाखों बरस पुरानी नदी है और जिसके किनारे गोंडवाना के आदि मानवों की सभ्यता फली फूली। गोंडवाना का किस्सा सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। खिसक तो अभी भी रही है, बस जरा उसकी गति कम है। यह मुहावरे वाला नहीं, सचमुच का खिसकना है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर हर साल कोई 2 इंच खिसक जाती है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व में यूरेशिया से टकराती है, या यूं कहें कि चीन तले धंसती है। इसके फेर में भारत का एक बड़ा भूभाग चीन के नीचे धंस कर रह गया है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह दूसरी तरफ खिसका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित अन्य मुल्क पहले एक ही गोंडवाना महाद्वीप के हिस्से थे। भूभाग का इस तरह से खिसकना प्लेट मूवमेंट कहलाता है, जो भूगर्भीय ऊष्मा के प्रसार के कारण होता है। पूरी कहानी किसी आयारी वाली किताब से कम दिलचस्प नहीं है। जबलपुर के भूविज्ञानी प्रोफेसर विजय कुमार खन्ना किसी कथावाचक की तरफ बड़ी दिलचस्पी के साथ यह कहानी बयान करते हैं। भूविज्ञान बेहद रूखा सूखा किस्म का विषय है, लेकिन उनकी कहानी में रस शायद इसीलिए है कि वे संगीत के बड़े रसिक हैं। पिता मैहर में बाबा अल्लाउद्दीन खां के पड़ोसी थे और लखनऊ के कॉलेज में कुंदन लाल सहगल के जूनियर। भूविज्ञान की कथा बताते हुए वे अचानक कुंदन लाल सहगल के मशहूर गाने बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए का जिक्र करने लगते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह इस गीत के भावों को उकेरने के लिए सहगल साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर से विवाह और लड़की की विदाई का पूरा दृश्य रचने को कहा था। पत्थर निर्जीव और शुष्क होते हैं। नाजुकी जैसा लफ्ज़ इसके आसपास टिकता नहीं है। कोई इंसान रूखा सूखा हो तो उसे संगदिल कहा जाता है, लेकिन जैसे बेजुबानों के पास भी कहने को कुछ होता है, पत्थरों के दिल भी धड़कते हैं। इन धड़कनों में कई कहानियाँ होती हैं जिनसे हम इसलिए अनजान हैं क्योंकि इनकी बोली न हम सुन पाते हैं और न समझ पाते हैं। यह कूट भाषा होती है जिसे डिकोड करने का काम प्रोफेसर खन्ना का है। जैसे शायर खत का मजमून लिफाफा देखकर भांप जाते हैं, वे चट्टानों की ऊपरी परत देखकर
भीतर की बात पकड़ लेते हैं। उनके पास निर्जीव पत्थरों की कई जीवंत कहानियां हैं। गोंडवाना महाद्वीप का नामकरण इन्हीं शिलाओं के अध्ययन पर आधारित है, जो नर्मदा के दक्षिणी भाग में करोड़ों साल में अपना भेष बदलते रहे। इसे शिलाओं का कायांतरण कहा जाता है। भेड़ाघाट से लेकर लम्हेटा घाट तक शिलाओं के कायांतरण के नमूने बिखरे पड़े हैं। यहाँ 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर 250 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें एक ही ऊंचाई पर मिलती हैं। प्रोफेसर खन्ना कहते हैं, संपूर्ण विश्व में इतनी कम दूरी के क्षेत्र में शिलाओं के कायांतरण की इतनी विविधता अमूमन देखने में नहीं आती। यह जबलपुर की नैसर्गिक भू धरोहर है और यह शहर यूनेस्को के अनुमोदन के साथ जियो पार्क की पूर्ण पात्रता रखता है। वर्तमान में अपने देश में एक भी जियो पार्क नहीं है। जैसे कवि चित्रकार अपनी बात बिंबों छापों में से कहते हैं, पत्थर भी अपने समय की कहानी छापों से बयान करते हैं। पत्थरों में बने इन छापों को जीवाश्म या फॉसिल कहा जाता है। घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क जबलपुर के पास ही है। यहाँ वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं जिनकी उम्र कोई 6-6.5 करोड़ वर्ष की है। जीवाश्म पौधों में जामुन, खजूर, केला, रुद्राक्ष, आंवला वगैरह तो हैं ही। मज़े की बात यह है कि यहाँ नारियल के जीवाश्म भी बड़ी संख्या में हैं। ये इस क्षेत्र से समुद्र की निकटता को दर्शाते हैं। तब यहाँ एक सकरा समुद्री रास्ता हुआ करता था। नर्मदा यहाँ बहुत बाद में आती है। प्रोफेसर खन्ना के अनुसार घुघुआ में यूकेलिप्टस बीज के जीवाश्म यह बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में भी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विस्थापन के कारण अपन से जुदा हो गया था। जीवाश्म वाला मामला सिर्फ पौधों तक सीमित नहीं है। जीसीएफ स्टेट में पाट बाबा का मंदिर बहुत सुरम्य स्थल में है। आसपास का नैसर्गिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। लोग यहाँ बड़े मज़े से विचरण करते हैं। इस विचरण के दौरान उन्हें कभी ख्याल भी नहीं आता होगा कि कभी इसी जगह पर डायनासोर उन्मुक्त होकर विचरण किया करते थे। दोनों ही किस्म के डायनासोर, शाकाहारी और मांसाहारी। डायनासोर के अंडों के जीवाश्म सबसे पहले हेनरी विलियम स्लीमन ने 1828 में ढूंढ निकाले। स्लीमन सिर्फ ठगी विद्या को ढूंढ निकालने वाले नहीं थे, बल्कि और भी खुराफात किया करते थे। डायनासोर के अंडों के बसेरे हैचरी भी इसी जबलपुर में मिले। पाट बाबा पहाड़ी पर अंडों के 5 बसेरे होने के चिन्ह पाए गए। वर्तमान में केवल एक बसेरा बचा है, जिसमें 2 अंडों के टूटे हुए जीवाश्म हैं। जबलपुर को भेड़ाघाट नर्मदा ने उपहार में दिया है। यह उपहार न मिलता तो कश्तियों से संगमरमर का नज़ारा देखना नामुमकिन था। नर्मदा पहले आज की तरह संगमरमरी पत्थरों के बीच से नहीं बहती थी। नर्मदा पहले आज की तरह संगमरमरी पत्थरों के बीच से नहीं बहती थी। वह वर्तमान वाले भेड़ाघाट गांव को घेर कर बहती थी। संगमरमर को काटने का विवर्तनिक टेक्टोनिक कारणों से हुआ। पानी तरल होता है, पत्थर ठोस और सख्त। पत्थर में पड़कर पानी बिखर जाता है। पानी के बिखर जाने पर वह ठहाका लगाकर हंसता होगा। पानी आहत हो गया होगा। उसने किसी देव या ऋषि के पास जाकर याचना की होगी। उन्हें हंसी आई होगी। पानी से कहा होगा, ज़्यादा उछलो मत। सारा ध्यान उछलने बहने में रहता है। अपनी ताकत को जाया मत करो, शांत रहो, धीर गंभीर होकर एक जगह जमना सीखो। गलने लगेगा पत्थर, तब अपनी बहाव की शक्ति आजमाना और चीर देना पत्थर की छाती। यही हुआ। नर्मदा के पानी ने शिलाओं को चीर कर महाखड्ड का निर्माण किया, जिसे देखने अब हम नौकायन पर जाते हैं। शायर कहता है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। प्रोफेसर खन्ना कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात पहले पंचोटी घाट पर बना और अपर्दन के कारण वर्तमान स्थिति में पहुंचा। भेड़ाघाट की वर्तमान भौगोलिक अवस्था को लेकर प्रोफेसर संजय तिगनाथ के पास एक सुस्पष्ट तार्किक कथा है। वे कहते हैं कि आज भेड़ाघाट में कहीं पर भी समतल जगह नज़र नहीं आती। ज़्यादातर हिस्सों में ऊबड़ खाबड़ ऊंचे गहरे अथवा बिहड़नुमा टीले या खड्ड नजर आते हैं। पर ध्यान रहे, यह इलाका कभी कलचुरियों का निवास स्थल था। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था और लंबे समय तक कई दिशाओं में देर के दूर दूर तक के इलाकों में फैला हुआ था। ऐसे प्रतापी साम्राज्य का भव्य प्रसाद रहा होगा। ऐसे प्रतापी साम्राज्य का भव्य प्रासाद रहा होगा। उद्यान रहे होंगे, सड़कें रही होंगी और उनकी राजधानी कम से कम आज की तरह ऊबड़ खाबड़ तो नहीं रही होगी। फिर यह आज ऐसा क्यों है?
वे कहते हैं कि कलचुरियों के पतन के बाद जब गोंडों ने गढ़ा इलाके को अपनी राजधानी बनाई तो भेड़ाघाट वाला इलाका पशुपालकों के हिस्से में आया। भेड़ाघाट शब्द की उत्पत्ति इन्हीं भेड़ों से हुई है जो यहाँ पानी पिया करती थीं। इनकी तादाद कई हजार में रही होगी और उनके चरने का इलाका भी स्वभावतः यही रहा होगा। जब किसी भूभाग में अत्यधिक चराई ओवर ग्रेजिंग हो तो वह इलाका 200-300 सालों में अनुपजाई होकर रह जाता है। फिर उसके जिस्म में पानी की एक हल्की सी खरोंच भी बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती है, जो हमें आज के भेड़ाघाट में दिखाई देता है। जबलपुर के साथ नर्मदा का उल्लेख अमृतलाल वेगड़ के बगैर पूरा नहीं हो सकता। वे मूलतः चित्रकार व लेखक थे और शांति निकेतन में नंदलाल बोस के प्रिय शिष्य भी रहे थे। वेगड़ जी ने नर्मदा की कई परिक्रमाएं की और इन पर अपने यात्रा संस्मरण लिखे। नर्मदा के खूबसूरत चित्रों को उन्होंने अपनी किताबों में उकेरा है। वे नर्मदा को सौंदर्य की नदी कहते हैं, जो भले ही मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति की गवाह नहीं रही हो, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति को पालती पोसती रही और जिसके तट पर बैगा, गोंड, भील जैसी माटी से जुड़ी आदिम जनजातियां सहजता के साथ गुजर बसर करती रहीं। उनकी दृश्य छायावादी है और वे नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हैं। नर्मदा की नई कथा नामक की किताब शहर के छायाकार रजनीकांत यादव ने भी लिखी है। वे छायाकार हैं जो रोशनी के साथ साथ चीज़ों के उन पक्षों पर भी नज़र डालते हैं जहां अंधेरा होता है। वे नर्मदा के सौंदर्य के साथ उसके किनारे रहने वाले लोगों के जीवन में भी झांकते हैं और उनकी कठिनाइयों, उनके संघर्षों की कथाएं सुनाते चलते हैं। परसाई भेड़ाघाट को अपनी नज़र से देखते हैं। वे कहते हैं, बाहर वालों के लिए तो ये सौंदर्य स्थल है, पर शहर वालों के लिए संकट स्थल। भेड़ाघाट और ताज दोनों के बारे में यह भ्रम फैला है कि पूर्णिमा की रात को अद्भुत सुंदर लगते हैं। जो मेहमान एकादशी के बाद नहीं जाता, उसके पूर्णिमा तक रुकने का खतरा है। रजनीश कहते हैं, इस पृथ्वी का एक सुंदरतम स्थल है भेड़ाघाट। मेरे हिसाब में शायद पृथ्वी पर इतनी सुंदर कोई जगह दूसरी नहीं है। 2 मील तक नर्मदा संगमरमर की पहाड़ियों के बीच से बहती है। एक तो संगमरमर की पहाड़ी, हजारों ताजमहल का सौंदर्य इकट्ठा, फिर बीच से नर्मदा का बहाव, बड़ा अपूर्व जगत है। मैं अपने एक वृद्ध प्रोफेसर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, दिखाने ले गया। वे आनंद से रोने लगे। बूढ़े हो गए थे, अब तो जा भी चुके दुनिया से। जब मैं उन्हें नाव में बिठाकर अंदर ले गया तो वो कहने लगे, यह जो मैं देख रहा हूँ यह सच में है, क्योंकि मुझे लगता है सपना। नाव को उन्होंने कहा कि किनारे लगाओ माझी, मैं इन संगमरमर की पहाड़ियों को छू कर देखना चाहता हूँ कि ये सच में है। पूर्णिमा की रात में इतना जादू हो जाता है। मैंने चांदनी रात में भेड़ाघाट नहीं देखा। आखिरी बार जब जाना हुआ तो अचानक बारिश चालू हो गई। बारिश की बूंदें दूधिया संगमरमर के जिस्म से टकराती थीं और फिसल कर दूर जा छिटकती थीं। नाव पर सवार लोगों को घाट पर पहुंचने की जल्दी थी। मुझे एक शायर के लफ्ज़ याद आ रहे थे, ये जिस्म सबकी आँख का मरकज़ बना हुआ, बारिश में जैसे ताजमहल हो भीगा हुआ। धन्यवाद।